नमस्ते, नमस्ते, सलाम और जूले जैसा हम लद्दाख में कहते हैं। तो लद्दाख की ऊंचाइयों का दिल्ली के मैदानों को जूले। सोचा दिल्ली में हूँ तो मैं अपनी टूटी फूटी हिंदी और उर्दू की आजमाइश आप पे करूँ। अपने खतरे पे सुनिएगा और मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बहुत खुशी हुई आप लोग युवकों से मिलके और बहुत कृतज्ञ हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जो कि युवाओं में एक नई ऊर्जा भरने की कोशिश कर रही है। गायत्री परिवार का और दिया का मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ कि आप लोगों से मिल पाया और अपनी थोड़ी सी कहानी छोटी सी आपके साथ बांट सकूं और हो सकता है उसमें से आपको कुछ ऐसी बातें मिलें जो आप के किसी काम आए। तो पूछते हैं बहुत लोग जब ये सब जो भी हम कुछ अपने इलाके में, पहाड़ों में, लद्दाख में करते रहे हैं तो कि आपने कैसे किया। आपने यूनिवर्सिटी, अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी, स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में काम किया और क्या किया, कामयाबियाँ, पुरस्कार बहुत सारे पाए, कैसे पाए, क्या आपका बचपन रहा, आपकी शिक्षा क्या रही। तो मैं ज़रा आप लोगों के साथ बांटूं कि कोई ऐसी मुझ में अलग नहीं जो आप में नहीं। मैं और तो और सदा सरकारी विद्यालयों में पढ़ा हूँ, किसी प्राइवेट स्कूल में गया नहीं, बल्कि 9 साल की उम्र तक तो स्कूल ही नहीं थे मेरे गांव में। तो बिना स्कूल के एक गांव में सोचते हैं लोग कि बहुत मुश्किल होता होगा। मैं तो ये पीछे देखता हूँ तो सोचता हूँ कि शायद बिना स्कूल के ज़्यादा सीखते हैं बच्चे। अगर बुरे स्कूल हों उससे तो अच्छे हैं ना हो स्कूल। हम तो इस तरह से भी सीखने का, अगर आपकी आंखें कान तैयार हों, तरसते हों ज्ञान लेने के लिए, तो विद्यालय हो या ना हो उसका बहुत फर्क नहीं पड़ता। ज़रूरी ये है कि आप में जिज्ञासा हो। जिज्ञासा है सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर इस फ्रेमवर्क का, जो कुदरत ने, प्रकृति में हम में आप कहें तो इंस्टॉल की है। और अगर हम उसको तोड़ दें खुद या हमारे स्कूल, और ज़्यादातर हमारे स्कूल ऐसा करते हैं, जिज्ञासा सारी तोड़ के बच्चों को मशीन बना देते हैं, फिर वो सीखना बंद कर देते हैं और मशीन बन जाते हैं एग्ज़ाम्स के आंसर लिखने वाले मशीन। तो जब तक जिज्ञासा रहे तो विद्यालय हो या ना हो सीखने वाले सीखते हैं। और 9 साल तक बिना स्कूल के मगर अपने माँ से, अपने पड़ोसियों से सीखता रहा और अपनी मातृभाषा में सीखता रहा, जो कि एक बहुत बड़ी मेरे साथ क्या कहेंगे खुशकिस्मती हुई। क्योंकि जब कोई अपने मातृभाषा की पकड़ पा लेता है तो और भाषाओं में दक्ष होने में उन्हें कोई समय नहीं लगता। तो जहाँ मैं अपनी भाषा में ही मैंने पढ़ाई की, आगे चलकर इंग्लिश या हिंदी या उर्दू या फ्रेंच या नेपाल, ऐसे 8-9 भाषाएं सीखने में मुझे कोई मुश्किलात नहीं हुई, क्योंकि अपनी भाषा में मैं पकड़ पा सका था। मगर उस वक्त मेरे साथ इतनी आसानी नहीं हुई। जब 9 साल तक तो मैं सीखता रहा और खेतों से, किसानों से, जानवरों से, नदियों से सीखता रहा,
मगर जब 9 का हुआ तो मेरे रिश्तेदारों ने कहा ये तो रह जाएगा, इसे भी स्कूल डाल देनी चाहिए, तो किसी तरह खींच के मुझे किसी स्कूल में डाल दिया गया और मैं सोचता हूँ वहीं मेरी सिखाई ख़त्म हो गई। क्योंकि उस स्कूल में मुझे हिंदी नहीं आती थी या उर्दू नहीं आती थी या अंग्रेज़ी, इसको मेरी बेवकूफ़ी या मूर्खता समझकर बहुत ही दुष्व्यवहार किया जाता था। मुझे ज़्यादातर पीछे के सीटों पे बिठाया जाता था। वो जब अच्छे वक्त हो तब ज़्यादातर मुझे कक्षा के दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया जाता था। तो मैं खुद परेशान होता था कि ये कैसा निज़ाम है, कैसी प्रणाली है जहाँ पास बैठने से ज़्यादा ये उम्मीद की जाती है कि मैं बाहर बैठ के सीख जाऊँगा अगर मैं कमज़ोर हूँ तो। तो इस तरह से मैं सोचता था। मगर छोड़िए, आज तो मैं हंस सकता हूँ ये कह के कि मैं भी एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था। तो इस तरह से शुरू हुई। मगर जैसा मैंने कहा, कुछ ऐसे आंतरिक शक्तियाँ अगर आप में हों तो आप प्रगति कर सकते हैं। तो जिज्ञासा जैसे हुई या पहल करने की भावना, इनिशिएटिव टेकिंग, वो हो तो आप बहुत जल्द आगे बढ़ जाते हैं। तो इस स्कूल में मैं कुछ साल रहा और मुझे लगा यहाँ मैं कुछ नहीं सीख पाऊँगा, तो मैं इसे सहने की जगह अपना फैसला खुद करने लगा। और मैं ये कहूँगा कि मैं जो कुछ कर पाया उसके पीछे एक शब्द है, तो अपना फैसला खुद करना। फैसले हैं, चॉइसेस जो खुद लें तो वो आगे आपके बहुत काम आती है। इसे मैं आगे भी आपसे बताऊंगा। तो ये फैसला लिया कि स्कूल में मुझे नहीं पढ़ना। मैं भाग गया वहाँ से अपने पेरेंट्स को बिना बताए और ऐसे एक स्कूल में चला गया जहाँ सब कुछ बहुत अलग था, अच्छा था। बड़ा स्कूल नहीं था, अमीर स्कूल नहीं था, बहुत ही गरीब स्कूल था, मगर वहाँ के शिक्षकों में बहुत समझ थी, प्यार थी, मोहब्बत थी बच्चों के लिए। और फिर मैं अंदर से तो बढ़ता रहा था, स्कूल चाहे हो या ना हो। तो इस स्कूल में मैं बहुत आगे बढ़ने लगा और जल्द ही कक्षाओं में औरों के बराबर पहुंचने लगा। फिर आगे सबके साथ और सबसे आगे भी कई चीज़ों में जाने लगा। इस तरह से बिना स्कूल के शुरू हुई मेरी बचपन। और फिर जब स्कूलों में गया तो मैं सरकारी स्कूलों में गया, एक के बाद एक, ज़्यादातर केंद्रीय विद्यालयों में। और आज भी मैं बहुत बहुत कृतज्ञ महसूस करता हूँ अपने सरकारी संस्थाओं का और सरकार का और सरकारी स्कूलों का। और मुझे ये खुशी हुई कि आप लोगों में से बहुत लोग सरकार में काम करने के लिए इच्छुक हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो मैं ये बताना चाहता था कि सरकार में काम करना बहुत ही बड़ा एक कर्तव्य या अवसर है देश को उठाने का। ऐसे बच्चों को, जैसा मैं था उन दिनों, अगर कोई उठा पाए तो ये सरकारी विद्यालय और उनके शिक्षक थे। तो इसलिए मैं बहुत 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 कृतज्ञता से जीवन भर सरकारी विद्यालयों के लिए काम करता रहा, ये ऋण चुकाने के लिए, एक तरह से कहें तो जो मुझे बचपन में मिला वो मैं दे पाऊँ वापस। मगर ऋण चुकाने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। आप लोगों ने परीक्षाएं देकर अफसर के स्तर पर चुकाने का फैसला किया है, बहुत अच्छी बात है। इस तरह से भी कर सकते हैं आप, या फिर आप कहीं भी किसी भी स्तर पर, बड़े अफसर नहीं तो छोटे ही कार्यकर्ता के रूप में, या फिर गैर सरकारी, सरकार से बाहर रह के भी आप इस देश के लिए काम कर सकते हैं, जैसा मैं कर रहा हूँ। तो किसी भी तरह से आप काम कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका जज्बा लोगों की सेवा करनी हो। तब आपने सही रास्ता चुना है जो आपने चुना है। सरकार में अगर आपने जाने की फैसला की है सिविल सर्विसेज में, तो ये बहुत ही बड़ा और अच्छा फैसला है। मगर फिर एक शर्त जो मैं कह रहा था, बशर्ते
कि आप में जज्बा है लोगों की सेवा करने का, ना कि एक बहुत रौब-दाब पावर पोजीशन की, तब ये गलत फैसला है। क्योंकि ये जो पावर पोजीशन जो दिखता है प्रशासकों में या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, ये रहेंगे नहीं। आप पछताएंगे आगे जाके। अगर आपने इसलिए फैसला किया है कि मेरी यहाँ रोब-दाब होगी, बहुत बड़ा बनूंगी, जिस तरह से लाल बत्तियाँ चली गई, उसी तरह से आगे के सालों में ये रोब-दाब और ख़त्म होने वाला है। और होना भी चाहिए। प्रशासकों का जो रोब-दाब है वो ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये उस शतक की हमें याद दिलाता है जब हम गुलाम थे। ये बत्तियां, ये रोब-दाब, ये सब उन प्रशासकों का था जो हम पे गुलामी में लोगों को चलाने के लिए प्रयोग करते थे। इसलिए तब के जो उनके व्यवहार थे, उसका जो डर है, उसका जो रोब-दाब है, आज हम आज़ाद होकर भी आगे बढ़ा रहे हैं। ये दुख की बात है। तो इसलिए इसका तो कम होना ही देश के लिए अच्छा है। वैसे मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारे देश में कुछ ज़्यादा ही सेवा से ज़्यादा रोब-दाब को देखकर लोग ये प्रशासकीय जो काम है उनका चयन करते हैं। तो ये दुखद बात है, क्योंकि ऐसा कुछ बदनसीब देशों में ही हुआ है जहां प्रशासक इतने पावरफुल हुए कि लोग उनसे डरने लगे, और फिर उस एक तरफ या तो डरने लगे या फिर मैं भी ऐसा बन के सबको डराऊं, ऐसा सोचने लगे। तो ये तो दुख की बात है। इसका तो कम होना ही ज़्यादा अच्छा है। और मैं एक बात आपको बताऊं, मैं बहुत सारे देशों में गया, बहुत सारे देशों में, मगर किसी भी देश में युवाओं में ये चाहत नहीं देखी मैंने, चाहे जर्मनी गया या कोरिया गया या इंग्लैंड ही क्यों ना, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, कहीं भी ऐसे अनुपात में युवाओं में ये चाहत नहीं देखी कि मैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाऊंगी। जर्मनी में जाएं तो जर्मन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का किसी को पता भी नहीं है, ऐसा भी कोई रोल होता है। फ्रांस में जाएंगे, फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसमें मेरा जाना मेरा जीवन का लक्ष्य है, ऐसा कभी देखा ही नहीं। इंग्लैंड में भी नहीं देखा। आम किसी भी कार्यकर्ता की तरह प्रशासक भी होते हैं और जनता के बीच में होते हैं, न बड़े होते हैं न छोटे होते हैं। ऐसा ही सच्चे लोकतंत्र में होना चाहिए। सिर्फ हमारे ही देश में क्यों कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में अगर हम आ गए, निकल गए तो मेरा जिंदगी बन गया, नहीं गए तो मैं तो खुदकशी कर लूंगा। ऐसा क्यों? ये एक वेस्टिजल रेमिनेंट है, बचा कुचा एक वो है उस काल का जब हम गुलाम थे और प्रशासक हमें चलाते थे, सताते थे। तो इसलिए अगर आप में वो जनता को उठाने का, सेवा करने की जज्बा है, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। ये बहुत अच्छा रास्ता, यही तो नहीं, बहुत अच्छा रास्ता। मगर आप रोब-दाब और पावर के लिए कर रहे हैं तो ये बहुत बुरा फैसला है। लोकतंत्र 21वीं सदी से आगे जा रहा है और आप 19वीं सदी की ट्रेंड्स में फंसे हुए हैं, तो ये बहुत बुरा फैसला है। और वैसे भी जैसा मैं कह रहा था, अगर बहुत बड़े अफसर बन गए मगर किसी के काम ना आए तो फिर वही होगा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छांव नहीं, फल लगे अति दूर। मैं बड़े बड़े अफसरों में ऐसे अफसर देखता हूं जो खुशी लेते हैं औरों के आसानियों को मुश्किल करने के लिए। समझ रहे हैं आप? जिसे फीताशाही कहते हैं, मुश्किलों को आसान करने के लिए नहीं, आसानियों को कैसे मुश्किल करें और गिड़गिड़ाएं मेरे सामने। तो इससे तो देश आगे नहीं जाएगा। ऐसे जगह तो आप न फंसें तो आपकी जन्म शुद्ध होगी। और अगर आप जाएं भी तो मुश्किलों को आसान करने के लिए जाएं, वरना छोटे से कोई भी काम में आप हो, निष्ठा से करें तो वही सबसे बड़ी
देश सेवा है। चाहे आप आईएएस ना हो, आईएफएस ना हो, आईपीएस ना हो, इनमें पावर है, डराने की क्षमता है, मगर सेवा करने की क्षमता तो एक छोटे से कार्यकर्ता, यूं कहिए कि जो सफाई करते हैं, उनमें भी बहुत है। इसीलिए रहीम ने कहा है, मैं भाषाओं में बहुत रुचि रखता हूँ और भाषाओं के क्या कहें, कविताओं और शेरों और पोइट्री में, तो रहीम ने कहा है, अब एक तरफ तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, दूसरी तरफ कहा है, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजे डारी, जहां काम आवे है सुई का करे तलवारी। तो दूसरी तरफ आप चाहे सफाई कर्मचारी बन जाएं, इस देश का आप डॉक्टर से भी ज्यादा सेवा कर सकते हैं, क्योंकि सफाई कर्मचारी के काम से बीमारियां अवॉइड किए जा सकते हैं। जबकि डॉक्टर तो जब बीमार कोई हो जाए, 1 महीना गवा चुका हो, मरने के कागार पे पहुंचा हो, तब करते हैं, मगर सफाई कर्मचारी उसे अवॉइड कर सकते हैं, बीमार ही ना पड़े ऐसा काम कर सकते हैं। अगर निष्ठा से करें तो मैं तो यूं कहूँगा कि अगर मोक्ष प्राप्त करने की क्षमता देखनी हो तो शायद एक सफाई कर्मचारी जल्दी मोक्ष प्राप्त करे किसी बड़े डॉक्टर या बड़े सुपरिंटेंडेंट से। तो जहां काम आवे है सुई, जो सफाई से सेहत या आपके जो हेल्थ की सेवा की जा सकती है, वो शायद डॉक्टर से भी ना हो। तो जहां काम आए है सुई का करे तलवारी। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आपका फैसला बहुत सही है अगर आप इस भावना से इस तरफ जा रहे हैं। आपका फैसला बहुत बहुत गलत है अगर आप रोबदाब के लिए जा रहे हैं। तो ट्रेंड्स ये हैं कि किसी भी अफसरों का रोबदाब नहीं रहेगा, गाड़ियों से लाल बत्तियां तो जा चुकी हैं, अब आगे हम शायद अमेरिका की तरह होंगे, जर्मनी की तरह होंगे, जापान की तरह होंगे, जहां प्रशासक कौन है तो शिक्षक कौन है तो इंजीनियर कौन है, ऐसा कभी कहीं पता नहीं चलता है। जापान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का कभी कहीं किसी ने सुना भी नहीं होगा, जर्मन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का कहीं चर्चा भी नहीं होती है। सिर्फ भारत पाकिस्तान जैसे गुलाम हुए देशों में शायद हो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का बहुत, जो जिसे हम कहेंगे हवा। तो ये आप पे निर्भर करता है। मगर मैं ये कहूँ कि देश की सेवा, जनता की सेवा करनी हो तो ये एक बहुत बहुत अच्छा तरीका है। मगर यही अकेला नहीं है, एक आप सरकार में रह के कर सकते हैं, आप गैर सरकारी भी कर सकते हैं, सरकार से बाहर हो के भी अलग अलग इनोवेशंस कर सकते हैं, बिजनेस में जाके कर सकते हैं। बिजनेस जो लोगों की समस्याओं को सुलझा दे वो सच्चा एंटरप्रेन्योरशिप है। फिर जो सोसाइटी के समस्याएं सुलझाने को ही अपना बिजनेस बना दे और इम्पैक्ट रादर देन इनकम के बजाय इम्पैक्ट के लिए काम करें, फिर उसे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हैं। तो वो आप कर सकते हैं, आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं और आप एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है, मगर आपकी अगर चॉइसेस सही हों तो मेरे ज़िंदगी में जो कुछ भी मैं थोड़ा बहुत कर पाया हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मेरे चॉइसेस के वजह से है, क्योंकि मैंने हर कदम पे वो फैसला किया जो मुझे करनी थी। मैंने किसी बड़े भाई या किसी दोस्त या किसी क्या कहें पड़ोसी के कारण फैसला नहीं किया। और अगर आपने भी अपना फैसला खुद किया है, या आप सिविल सर्विसेज में इसलिए नहीं बैठ रहे हैं क्योंकि आपके पापा बैठवाना चाहते हैं आपको, या अंकल बिठाना चाहते हैं, वो भी इसलिए कि वो जो दूसरे रिश्तेदार हैं वो हमारे पर नज़र रख रहे हैं, तुम्हें ये बन के दिखाना है उनको, तो ऐसे फैसले ना हो। वो आपके अपने ज़िंदगी में क्या करना है वो दिखाने के हो, ना कि किसी और को दिखाने के लिए। जब ऐसे कारणों से किसी और के सपने के लिए हम कुछ फैसला करते हैं तो हम फिर ज़िंदगी भर उसका सज़ा पाते रहते हैं। यानी कि जिस क्षेत्र में हमारी खुशी नहीं हो उसमें हम फंस जाते हैं, और एक फैसला आपको ज़िंदगी भर गलत
काम में गलत कुर्सी पे बिठाए रखता है और आप घुटन महसूस करते रहते हैं। यही एक सबसे बड़ी दुर्गति है हमारे देश के साथ। आज हमारे युवा अपनी सपनों को नहीं चुनते हैं, वो कहीं पापा के, कहीं मम्मी के, कहीं नाना के, नानी के, पड़ोसी के, रिश्तेदारों के सपनों के पुतलियां बन जाते हैं उनको साकार करने के लिए, और इसमें वो खुद भी बहुत नाखुश रहते हैं। कोई आर्टिस्ट जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो उनको ज़बरदस्ती इंजीनियर बना दिया जाता है। हाँ, और फिर वो इंजीनियर कैसे बनेंगे आप समझ सकते हैं ना, जो जिनके अंदर कला हो और वो इंजीनियरिंग उनमें है ही नहीं, मगर क्योंकि पड़ोसी को दिखाना है इंजीनियर बना दिया किसी तरह, तो वो दुनिया के बदतरीन, बेहतरीन नहीं, बदतरीन इंजीनियर या बदतरीन डॉक्टर बन जाएंगे। और जो दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर बनने वाले थे उनका जगह उन्होंने ले लिया, और वो बेचारे कहीं सैनिक या कहीं क्लर्क या कहीं शिक्षक बन गए और दुनिया के बदतरीन शिक्षक या सैनिक बन जाएंगे। समझ रहे हैं आप? और ये सिलसिला चलता रहेगा नाखुशी का। अप्रसन्न अभियंता, अप्रसन्न शिक्षक, अप्रसन्न उपचारक, इन सब से हमारा देश भर जाएगा, क्योंकि हर एक की कुर्सी, हर एक का सीट किसी और ने भर लिया है। तो हमारे देश के लोग दुनिया के बेहतरीन नहीं होंगे, बदतरीन होंगे। अब अगर किसी माँ बाप ने, जब बच्चे ने कहा मुझे तो कारपेंटर बनना है, तो बनने दिया होता, इंजीनियर ज़बरदस्ती न बनाते या आईएएस ज़बरदस्ती न बनाते, नाखुश आईएएस ऑफिसर जो औरों को पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए ज़िंदगी बिताए, ऐसा न करके वो अगर कारपेंटर ही बन जाता, चाहे पड़ोसी जो भी कहें, मगर चांसेस ज़्यादा हैं कि वो दुनिया का बेहतरीन कारपेंटर बन के कारपेंट्री में जो ऊंचाइयां हैं उन तक पहुंच जाता। तो ये मुझे दुख है कि हम अपना सपना खुद नहीं चुनते हैं। अगर चुनते तो फिर हम जिंदगी भर खुश रहते। एक खुशहाल खुश कारपेंटर 100 गुना बेहतर है एक नाखुश इंजीनियर से, एक नाखुश अभियंता से, जो अपनी भी हानि कर रहे हैं, औरों का भी हानि करते रहेंगे, अपना गुबार दूसरों पे निकालते रहेंगे। जबकि अपना करते तो वो फिर कभी थकता नहीं। इसलिए बहुत लोग मुझे पूछते हैं आप छुट्टी नहीं लेते हो, आपका वीकेंड क्या होता है? मैं कहता हूँ मैं वीकेंड ही तो कर रहा हूँ पूरी ज़िंदगी, क्योंकि यही तो, मैं कुछ और करता तो उससे छुट्टी लेके यही करता। मैं वही कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, तो मैं क्यों थकूँ? तो आप ऐसा कुछ चुनिए जिसमें कि आप 12 घंटा 15 घंटा काम करें भी तो और ताज़ा होके निकलें, थक के नहीं। ये थकने का, ये 9 से 5 का ये वीकेंड उनको ज़रूरत होती है जो गलत चीज़ों में पड़ गए हैं, अब उनको छुटकारा चाहिए, वो वीकेंड के लिए जीते हैं। मगर इसके लिए शर्त है। शर्त ये है कि शुरू में ही आप वो फैसला कीजिए, वो चॉइस कीजिए जो आपका, जिसे कहते हैं इकिगाई, आपके दिल की ख्वाहिश है वो हो, तो फिर जिंदगी भर एक उड़ान है खुशी की। तो इसलिए मैं ये कहूँगा, सुनो सबकी, करो अपनी। तो जब मैं 11वीं कक्षा में पहुंचा तो मेरे सब साथियों को पता था उन्हें क्या करना है। आधे इंजीनियर, आधे डॉक्टर, कुछ प्रशासक बनना चाहते थे, और मुझे नहीं समझ आता था कि मैं क्यों और क्या बनूं, क्या से ज़्यादा क्यों बनूं। फिर एक दिन मेरी दिलचस्पी हुई 11वीं के फिज़िक्स में ऑप्टिक्स पर, लेंसेज, मिरर्स पर, जो लाइट को इस तरह से एकत्रित करते हैं कि इसको फोकस पे, और फिर अगर मैं सोचने लगा लद्दाख में जहाँ ठंड होती है, ज़मीन के नीचे अगर हम सब्जियाँ उगाएं तो सूरज को तो हम लेंस से कन्वर्ज करके फिर एक कॉन्केव लेंस लगा के डाइवर्ज करके अंदर धूप ला के सब्जियाँ उगा सकते हैं।
ऐसा सोचते सोचते मेरी उस ऑप्टिक्स के शोबे से प्यार हो गया और मैं ऑब्सेस होने लगा, ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स, लेंसेज, लाइट। और फिर मैं पूछने लगा, अरे इसके बारे में मैं कहाँ ज़्यादा सीख सकता हूँ। तो मेरे एक अंकल, चाचा, जो खुद सिविल इंजीनियर थे, उन्होंने कहा ये आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। बस मेरा फैसला हो चुका।